नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी, एक महामारी विशेषज्ञ हूँ। आर्म्ड फोर्सेस में नौकरी किया था, फिर कॉलेज में प्रोफ़ेसर रहा और अभी प्रोफ़ेसर एमेरिटस हूँ। यूएचओ का मैं अभी। एक ये संस्थान है जो हेल्थ के ऊपर शोध करके आप तक पहुँचाता है और क्यू भाई हमारे मीडिया पार्टनर है और इनके ज़रिए हम आपको बातचीत करते हैं अपने स्वास्थ्य के बारे में। तो आज हम एक बहुत ही हल्का-फुल्का बीमारी है, पर ये अगर गर्भवती महिलाओं को हो जाए, तो इसमें काफ़ी नुकसान हो सकता है बच्चों को। तो उसके बारे में बात करेंगे, जिसको कि जर्मन मीज़ल्स कहते हैं। आपने मीज़ल्स का नाम सुना होगा। मीज़ल्स थोड़ा खतरनाक इससे ज़्यादा खतरनाक होता है, सीवियर होता है मतलब, पर ये भी खतरनाक हो सकता है अगर गर्भवती महिलाओं संक्रमित हुए इससे तो। ऐसे में तो ये बहुत ही हल्का बीमारी है। ये तो पता भी नहीं चलता है, आके चला जाता है। इसमें हल्का गले में तकलीफ, थोड़ा जैसे ज़ुकाम होता है, उसके बाद रैश निकलता है। पूरे अपने स्किन में थोड़ा डिस्कलर जैसे ऐसे रैश निकलता है, जिसको कहते हैं मैक्यूल और पैपुलर, इसके आगे नहीं बढ़ता है। मैक्यूल मतलब थोड़ा डिस्कलरेशन होता है, स्किन से अलग रंग होता है, लाल हो जाता है और उठता नहीं है अपने जगह से। ऐसे आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गया, आप हाथ लगाएँगे तो बराबर मिलेगा। पर थोड़ा-सा उठ जाता है, जैसे पिन का सेफ्टी पिन का ऊपर का जो रहता है, उतना ही साइज़ का वो उठ जाता है, उसको पैप्यूल कहते हैं। तो इसको मैक्यूलर पैपुलर रैश कहते हैं। कोई भी स्किन में कुछ होता है, इरप्शन होता है या डिस्कलरेशन होता है, उसको हम रैश कहते हैं, जो मेडिकल टर्म में। तो ये छोटा-सा बीमारी है, जो आदमी गर्भवती नहीं, जो इंसान लेडी जो गर्भवती नहीं है। बाकी इसमें कुछ नहीं होता है, 3, 4, 5 दिन में ये रैश क्लियर होके ठीक भी हो जाता है, पता भी नहीं चलता। ऐसा कई बार लगता है कि कोई ड्रग रैश जैसा है, कोई अपन एलर्जी हो जाता है, कोई खाने से एलर्जी हो जाता है या कोई दवाई से हो जाता है, ऐसा लगता है इसको, ड्रग रैश। और ये बचपन का बीमारी होता था, बचपन में होता था, बच्चों को जर्मन मीज़ल्स कहते थे, बाद में इसको वायरस आइडेंटिफ़ाई किया, फिर इसका नाम रूबेला दिया, रूबेला। रूबेला वायरस से होता है, वायरस का नाम होता है, इसको रूबेला वायरस हम कह सकते हैं और ये जर्मन मीज़ल्स या रूबेला कहते हैं। ये फिर हम काफ़ी दिनों से चलता रहा, लोगों को पता चला, कोई इसको इतना ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर। फिर एक हमारे आई स्पेशलिस्ट थे ऑस्ट्रेलिया में, नॉर्मन ग्रेग। उन्होंने देखा कि जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो जन्म दिया माताओं ने, कई बच्चे जो नए पैदा हो रहे हैं, नियोनेटल जिसको कहते हैं, नवजात शिशु, उनमें कैटरैक्ट पाए हैं। मतलब ये मोतियाबिंद, आप देखेंगे ये आँख के बीच में सफ़ेद है, जो आपका लेंस है, वो जो कि ओल्ड एज में होता है, ये नवजात शिशु में, न्यूबॉर्न में ऐसे उनको कई ऐसे बच्चे एक ही टाइम में उनको मिले, नवजात शिशु में ऐसे उनको नॉर्मन ग्रेग, वो फ़ोटो दिखा उनका, हमने फ़ोटो भी लगाया है। ऑस्ट्रेलियन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, आई स्पेशलिस्ट, नॉर्मन ग्रेग उनका नाम था और उन्होंने ये तो फिर अनयूजुअल हो गया ना, अभी ये है सर नॉर्मन ग्रेग, सर नॉर्मन ग्रेग नाम था इनका। Sir Norman McAllister Gregg showed that maternal rubella infection in early pregnancy causes birth defects. बर्थ का डिफेक्ट, एक डिफेक्ट तो ये था कैटरैक्ट, उसके अलावा भी कुछ बच्चों में हार्ट की बीमारी हो सकती थी, अगर दूसरे ऑर्गन की बीमारी हो सकती थी, अबॉर्शन हो सकता था। तो इन्होंने ऐसा कैसा लिंक किया? इन्होंने ऐसे कई बच्चे देखे ऑस्ट्रेलिया में, जो कि ऐसे फिर उनको उनको ख़्याल आया न्यूज़पेपर में कि 9 महीने पहले, 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, 9 महीने पहले पूरा महामारी फैला हुआ था ऑस्ट्रेलिया में जर्मन मीज़ल्स का। और फिर उनको लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है ये जो गर्भवती महिलाओं को हो गया हो और अभी ये 8-9 महीने बाद बच्चा दे रही है। तो क्योंकि पहले 3 महीने में जो पेट में फ़ीटस रहता है, गर्भवती महिलाएँ के यूट्रस में बच्चेदानी में जो बच्चा रहता है, पहले 3 महीने में उसका हर
ऑर्गन डेवलप होता है, उसकी आँखें बनती है, उसके हार्ट बनते हैं, उसके ब्रेन बनते हैं। तो पहले 3 महीने में अगर कोई भी चीज़ हानिकारक माता के खून में पहुँच जाता है, चाहे वायरस हो या कोई दूसरी दवाई हो, तो उससे जो बच्चा बड़ा हो रहा है उसके पेट में, उसके डिफेक्ट्स आ सकते हैं। तो उन्होंने फिर क्या किया, जितने बच्चे ऐसे पैदा हुए थे जिनको कैटरैक्ट था या दूसरे कुछ डिफ़ॉर्मिटी था, उनके माताओं से उन्होंने पूछा कि भई आपको कोई बीमारी और रैश ऐसे हुआ था तो, और फिर कंपेयर किया उन्होंने, जिनके बच्चे नॉर्मल थे, जिनके बच्चे के आँखों बिल्कुल ठीक थे, बिल्कुल नॉर्मल चाइल्ड था। तो उन्होंने पाया कि जो लोग ऐसे बच्चे जिनका हुआ है, वो 9 गुना ज़्यादा उनको पहले 3 महीने में जर्मन मीज़ल्स से पीड़ित हुए थे, संक्रामित हुए थे। तब उन्होंने ये तब उसके बाद से पता चला कि ये प्रेगनेंसी में बहुत डेंजरस है। पार्टिकुलरली फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में ये बहुत डेंजरस है। तो अभी इसका देखिएगा, ये इसका बीमारी का हमको नेचुरल हिस्ट्री देखना चाहिए। कोई भी बीमारी का हम बचाए कि नहीं बचाए, उसका वैक्सीन बनाए कि नहीं बनाए, या उसका वैक्सीन बन गया उसको दें कि नहीं दें, हमको सोचना चाहिए कि ये नॉर्मल क्या है। तो जैसे मैंने कहा कि ये नॉर्मल टाइम में जब तक कोई प्रेग्नेंट नहीं हो, ये बीमारी बहुत ही हल्का है, 1 हफ्ते में क्लियर हो जाता है, कुछ इसका कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है जर्मन मीज़ल्स का। और इसको बचपन में हो जाता है तो इसको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिलता है। एक बार बचपन में हो जाए, छोटे बच्चे खेलते रहते हैं, उनको हो जाता है, पता भी नहीं चलता, बड़े होते-होते हो जाता है। और इनको तो फिर क्या हुआ, जब मैं आर्मी में ही था उस टाइम, आर्म्ड फोर्सेस में ही था मैं, शायद थ्रू आउट ऐसे पहले आपका जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में मीज़ल्स वैक्सीन आ गया था, और बाकी डीपीटी वगैरह लगता था, डिप्थीरिया, व्होपिंग कॉफ, टिटेनस, वो बीमारियाँ थोड़ा सीरियस होता है, डिप्थीरिया, व्होपिंग कॉफ भी थोड़ा, और टिटेनस। मीज़ल्स भी जो बच्चे थोड़े ये होते हैं अंडर नरिश्ड, उनके लिए थोड़ा सीरियस हो सकता है। तो मैं बोला चलो मीज़ल्स इतना तो ठीक है, वैक्सीन लगाना है। फिर क्या हुआ, एमएमआर वैक्सीन आया, एमएमआर, मम्प्स, मीज़ल्स, रूबेला वैक्सीन, और उसका काफ़ी प्रचार होने लगा, पर्टिकुलरली पीडियाट्रिशियन लोग प्रचार करते थे। तब मेरे को थोड़ा डाउट था। मेरे को लगा कि, और हमारे जो पुराने टीचर भी बोलते थे कि अगर आप रूबेला वैक्सीन, जर्मन मीज़ल्स का वैक्सीन बचपन में लगा दो, तो उसको जर्मन मीज़ल्स बचपन में नहीं होगा, पर उसको क्या होगा कि वो बीमारी बाद में शिफ्ट हो जाएगा, जिसको कि एपिडेमियोलॉजिकल शिफ्ट कहते हैं। क्योंकि जो वैक्सीन का इम्यूनिटी 20 साल चलेगा, 30 साल चलेगा, या लॉन्ग लास्टिंग, या 10 साल चलेगा, क्योंकि वैक्सीन वाले तो बोलेंगे लॉन्ग 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 टर्म इम्यूनिटी होता है, पर इतना किसी ने फॉलो अप नहीं किया कितना होता है लॉन्ग टर्म। तो ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 साल इम्यूनिटी चलेगा। तो जो बीमारी बचपन में हो जाना था और उसको इम्यूनिटी होना था, और अगर वो गर्ल चाइल्ड है, तो वो बड़ी होती, जब माता बनती, तो उसके पास इम्यूनिटी रहता। पर अगर आपने उसको वैक्सीन बचपन में लगा दिया, तो उसको बचपन में वो बीमारी नहीं होके, वो बीमारी, जर्मन मीज़ल्स की मैं बात कर रहा हूँ, रूबेला, जो कि बचपन में बहुत ही कोई इसका हानिकारक नहीं होता। तो वो जाके उस टाइम होगा जब वो माँ बनने की उम्र की रहेगी। तो उस टाइम फिर क्या होगा कि ये कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, जिससे कि आँख में इसमें डिफेक्ट्स आ जाते हैं अगर पहले 3 महीने में, उसके संभावना बढ़ जाता है। तो मेरे बात कोई सुनता नहीं था। मैंने एक छोटा-सा लेख भी लिखा था कि से नो टू एमएमआर। ये देखिए, ये मैंने एक लेख लिखा था, एक जर्नल में छपा भी था। तो ये मैंने करीब 10-20 साल पहले, बहुत पहले लिखा था, जब नया-नया एमएमआर, ये से नो टू एमएमआर। एपिडेमियोलॉजिकल रीज़न, मैंने इसका रीज़न भी बताया। मम्प्स भी बचपन में हल्का होता है, एडल्ट्स में सीरियस होता है। तो मैंने बोला मम्प्स और रूबेला बचपन में बहुत ही हल्का होता है और एडल्ट में सीवियर होता है। अगर आपने वैक्सीन बचपन में दे दिया, तो उसको एडल्टहुड में सीवियर डिज़ीज़ होगा, या तो फिर उसको एडल्टहुड में भी फ़ॉलो अप करना पड़ेगा, जो कि हमारे पास इतना साधन नहीं है हमारे देश में उस टाइम एडल्ट वैक्सीनेशन का। अभी चालू कर दिया है, पर
उसी बीमारियाँ को दीजिए आप बचपन में वैक्सीन, जो बीमारियाँ सीरियस हो सकता है बचपन में। जब मम्प्स इतना सीरियस नहीं होता, रूबेला इतना सीरियस नहीं होता, जो बीमारियाँ की एडल्ट में ज़्यादा सीरियस होता। तो मेरी खैर में कोई नहीं सुनता है बात, 1-2 लोगों की तो नहीं सुना। उसके बाद क्या हुआ कि आर्म्ड फोर्सेस मेरे मैं था, एफएमसी में एपिडेमिक इन्वेस्टिगेटिंग टीम में था। एक आउटब्रेक हो गया, रैश का आउटब्रेक हो गया, एक ट्रेनिंग सेंटर में आउटब्रेक हो गया। तो हम लोग उसको इन्वेस्टिगेट करने गए, तो वो 18-20 साल के, वो ट्रेनिंग सेंटर था, वहाँ पे कैडेट्स थे सब। तो करीब 50 केस हो गए, 55 केस हो गए, 100 केस हो गए, 150 केस हो गए, करीब 200 केस तक हो गए। उसमें करीब 1000 ट्रेनीज थे उसमें, मिलिट्री ट्रेनीज। 1000 मिलिट्री ट्रेनी में करीब 200 के ऊपर केसेस हो गए। हमने फिर 170 को हमने उसको स्टडी किया। तो उसमें क्या हो रहे थे, ऐसे इस टाइप के रैशेज़ हो रहे थे, जो कि जर्मन मीज़ल्स में। तो हमारे साथ हमारी टीम थी, हमारा एक पीजी स्टूडेंट भी था। तो हमने बोला ये हमको जर्मन मीज़ल्स लग रहा है। तो जितने मेरे साथ दूसरे विशेषज्ञ थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, जो मेडिकल स्पेशलिस्ट थे, वो हँसने लगे, बोले ये तो चाइल्डहुड डिज़ीज़ है। ये तो 18-20 साल के ट्रेनी कैडेट्स हैं, इनको कैसे हो सकता है? तो मैंने बोला नहीं, मैं इसका टेस्ट कराओ, ये 2000 की बात है, 2001 आज से 20-25 साल पहले, 20 साल पहले की बात है, 20-25 साल पहले की बात है। तो वो उस टाइम इतना पूना में ही था ये, तो उतने साधन नहीं थे टेस्ट के, तो बॉम्बे से किट वगैरह बड़े मुश्किल में उन्होंने मंगाया। तो उसमें फिर उन्होंने टेस्ट किया। मैंने बोला ये मीज़ल्स का कीजिए, जर्मन मीज़ल्स का कीजिए। तो वो कन्फर्म हो गया कि इट वाज़ अ आउटब्रेक ऑफ रूबेला आउटब्रेक। वो दिखा ना प्रभात, एक पेपर का मैंने हेडिंग दिया होगा, हमने फिर, हाँ ये देखिए, ये पेपर हमने फिर उसका पूरा स्टडी किया, उसको हमने पब्लिश किया, आउटब्रेक ऑफ रूबेला अमंग कैडेट्स। मिलिट्री कैडेट्स में करीब 1000 का ट्रेनिंग सेंटर था। उसमें मैंने बताया ना, जैसे क्या होता है कि 20-30% लोगों को बचपन में नहीं हुआ, क्योंकि वो आपने बचपन में दे दिया, इन लोगों को सबको रूबेला वैक्सीन बचपन में मिल गया होगा, तो बचपन में बीमारी नहीं होके 18-20 साल की उम्र में इतने लोग वल्नरेबल थे, और इनका एज शिफ्ट अभी दिखाई दे रहा। तो हमको ये थोड़ा चिंता हुआ कि ये तो, अगर ये ट्रेनिंग सेंटर में थे, हमको पता चल गया कि इकट्ठे हुआ है, हमने जांच किया। अगर ये आइसोलेटेड ऐसे औरतें को हो रही हो, इसी उम्र की औरतें हो रही है, इससे थोड़ी बड़ी उम्र की औरतें हो रही है, 18, 20, 22, प्रेग्नेंट हो जाते हैं लोग, शादी कर लेते हैं इतने उम्र में लेडीज़ गाँव में इसमें। तो अगर हमने रूबेला वैक्सीन दिया है, और उनको अगर रूबेला अभी जो कि बचपन में हो जाना था, अगर हम वैक्सीन नहीं देते तो वो बचपन में हो जाना था, वो उनको प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो अभी उनको अभी चांसेस संभावना बढ़ जाता है कि गर्भवती होने के टाइम अगर उनको हो जाए, तो कितने बच्चे को हमको ये हो सकता है, दुष्प्रभाव हो सकता है। माताओं को अगर पहले 3 महीने में उनको संक्रामित हो जाए, तो उनको बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये एक हमको, ये पब्लिक हेल्थ में क्या होता है ना, हमको देखना चाहिए कि किस टाइम सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है। तो जर्मन मीज़ल्स का रिस्क रहता है प्रेगनेंसी एज में। तो अभी क्या है, अभी अभी तो प्रोग्राम में आ ही गया तकरीबन, एमएमआर कैंपेन आ गया। तो अभी हमको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा कि एडल्ट्स में आउटब्रेक हो सकते हैं रूबेला के, और हमको सबसे ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको सावधान रखना पड़ेगा। अभी जैसे ये ट्रेनिंग सेंटर में एक मिलिट्री अस्पताल भी था, तो हमने पहला आदेश दिया कि जितने फैमिलीज़ है, लेडीज़ है, यहाँ पे नहीं आएँगे, दूसरे अस्पताल में जाएँगे, क्योंकि इसी अस्पताल में ये कैडेट्स भर्ती है, जिनको जर्मन मीज़ल्स है। अगर वो कोई गर्भवती महिला संक्रामित हो गई, तो उनके बच्चे को खतरा है। तो उसके बाद आप देखिएगा, कैडेट्स का तो कुछ फ़ोटो भी हमने डाले थे, कुछ ऐसे, कइयों को ऐसे थोड़ा लिम्फ नोड भी बढ़ जाता है कान के पीछे। ये ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोटो है, तो इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, पर उसमें भी ऐसे रैशेज़ थे। हमने उस टाइम देखिए 20 साल पहले था, उस टाइम हमारे पास रहता नहीं था कैमरा-सैमरा, जो भी रहता था उससे हम ले लेते थे फ़ोटो। तो ये ऐसे रैशेज़ होते थे और ये ठीक हो जाते थे।
4-5 दिन में ठीक हो जाते थे, पर इनका ट्रेनिंग थोड़ा ये देखिए, ये थोड़ा-सा गिल्टी वगैरह हो जाता कान के पीछे ये, तो ये कैडेट्स थे, तो 170-180 भर्ती हो गए थे, कुछ नहीं, वे सब ठीक हो गए, देयर इज़ नो डेथ रेट, बड़ा हल्का होता है। पर अगर ये गर्भवती महिलाएँ हैं, तो ये चिंता वाली बात है। और ये वैक्सीनेशन अभी तो बचपन में शेड्यूल में आ गया है, तो अभी हमको ये है कि जो औरतें को फिर टेस्ट करना चाहिए, एंटीनेटल बच्चा जो मैरिज के बाद, उनको अभी एंटीबॉडीज़ टेस्ट करना चाहिए। अगर रूबेला एंटीबॉडीज़ नहीं है, आईजीजी, तो उनको फिर रूबेला वैक्सीन लेना ज़रूरी है। अच्छा है, वैक्सीन में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका, वैक्सीन रूबेला का। पर ये है कि अभी एक लोड बढ़ गया, अगर बचपन में नहीं देते हैं तो फिर वैक्सीन का रिक्वायरमेंट एडल्टहुड में कम पड़ता है, और अभी डबल देना पड़ रहा है, और केयरफुल रहना पड़ेगा। दूसरा एक और चीज़ है कि जितने दूसरे कंट्रीज़ है विदेश में, जितने हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको रूबेला वैक्सीन कंपल्सरी है, हमारे कंट्री में नहीं है। क्योंकि अगर हम हेल्थ वर्कर्स में नर्सेज आ जाते, वार्ड बॉयज आ जाते, डॉक्टर्स आ जाते, तो कई प्रेग्नेंट वुमेन को हैंडल करते होंगे, एग्जामिन करते होंगे, तो पर्टिकुलरली जो गायनिकोलॉजी और नर्सिंग सर्विसेज में है, तो दे कैन स्प्रेड जर्मन मीजल्स टू द प्रेग्नेंट वुमेन। तो उनको, मेरे को तो लगेगा कि, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन में इट इज़ कैन बी क्वाइट डेंजरस फॉर द फीटस। तो ये मेरे को सोचने वाली बात है। हम देखिए, कोई चीज़ मेडिसिन में ब्लैक एंड वाइट में नहीं होता, कोई चीज़ साइंस में। तो हमको हमेशा देखना चाहिए कि किस चीज़ को किस टाइम इस्तेमाल करना चाहिए। सबको नहीं देके हाई रिस्क ग्रुप को देना चाहिए, सबको नहीं देके जो लोग ऑपरेशनल ग्रुप है या ऑक्यूपेशनल ग्रुप है, डॉक्टर्स नर्सेस को देना चाहिए, क्योंकि दे आर हैंडलिंग प्रेग्नेंट वुमेन। सिमिलरली हम चिकन पॉक्स, आम आदमी की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो जाता है, पर अगर ट्रूप्स है तो उनको देना चाहिए। अभी हमको पता नहीं आर्म फोर्सेस ने पॉलिसी चेंज किया नहीं, क्योंकि आर्म फोर्सेस छोड़ के मेरे को काफ़ी साल हो गए, 20 साल हो गए। तो हमने सजेस्ट किया था, पर वो ऑपरेशनल रीजन्स के लिए, हेल्थ एक होता है, एक ऑपरेशनल रीजन होते हैं। तो यही मेरा मकसद है कि सबको सोचना चाहिए, डॉक्टर्स को सोचना चाहिए, पॉलिसी मेकर्स को सोचना चाहिए कि किस टाइप का, कौन सा बीमारी में किस टाइम ज़्यादा रिस्क है, क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से। ये बड़े स्ट्रॉन्ग वेपन्स होते हैं वैक्सीन्स वगैरह, बंदूक की गोली जैसे होती है। बंदूक तो सभी को लेके हमेशा तो चलाना नहीं है, टारगेटेड चलाना है, तभी आपको मैक्सिमम फ़ायदा मिलेगा। तो ये मैसेज आज हमको देना था। और हमारा दूसरा एक और मैसेज देना है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये एक निष्पक्ष, कोई फार्मा का स्पॉन्सरशिप नहीं है, कोई पॉलिटिकल पैट्रोनेज नहीं है। हम आप लोगों तक मैसेज पहुंचाते हैं आप लोगों की मदद से। तो अगर आप कुछ फाइनेंशियल मदद करना चाहे तो आप स्कैन करके कर सकते हैं। बाकायदा हमारा ऑडिट होता है, ज़्यादा भी हम पैसे का टर्नओवर नहीं रहता है। जो थोड़ा भी मिलेगा हम हेल्थ एजुकेशन बना के आप तक पहुँचाएँगे। धन्यवाद।